नमस्कार साथियों, मैं हेमंत मीणा हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे किसको, रेस्पिरेशन को। पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस का अपने बेसिक चीजें देखी थी, उसी को आगे अपन आज पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस को। ग्लाइकोलाइसिस 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 इसको बोला जाता है ईएमपी पाथवे। क्यों बोला जाता है ईएमपी पाथवे? क्योंकि इस ग्लाइकोलाइसिस की जो खोज है किसने की थी? एमडॉन, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, आप बस याद रखें। एमडॉन मेरहोफ पारानस, इन तीनों ने इनकी खोज की थी, एमडॉन, मेरहोफ, पारानस। तो इसी का एमडॉन का ई लिया, मेरहोफ का एम लिया और पारानस का पी लिया, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे बोला जाता है। आपसे जरूरी नहीं ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन पूछे, आपसे ईएमपी भी बोल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, क्या रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ, जो बहुत ही बेसिक चीजें वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको आगे यूज होगी, जो मुझे अलग से बतानी नहीं पड़ेगी। फिर फास्फोरस को कैसे लिखते हैं? PO4। अगर किसी क्रिया में फास्फोरस का यूज होता है, कोई भी रिएक्शन है या कोई भी क्रिया है उसमें फास्फोरस का यूज होता है, और सिंपल कंपाउंड से फास्फेटिक कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड होता है उससे फास्फेटिक कंपाउंड बनता है, तो फास्फेट का यूज होता है। तो फास्फेट आएगा कहां से? एटीपी से। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। इसमें ट्राइफास्फेट होता है। जब फास्फेट एक फास्फेट का यूज हो जाएगा तो क्या बचेगा? डाई बचेगा, एडेनोसिन डाइफास्फेट, एडीपी बचेगा। समझ में आया कुछ चीज? जब किसी क्रिया में फास्फेट का यूज होता है, फास्फेट को कैसे लिखते हैं? PO4। जब किसी भी प्रक्रिया में फास्फेट का यूज होता है, सिंपल कंपाउंड से फास्फेटिक कंपाउंड बनता है, तो फास्फेट का यूज होता है। तो जो फास्फेट है जो कहां से आएगा? ये आएगा एटीपी से। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। यहाँ ट्राई मतलब 3 फास्फेट होते हैं। तो जब ये एक फास्फेट इसमें चला जाएगा, प्रक्रिया में यूज हो जाएगा, तो कितने बचेंगे? एडीपी, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, 2 बचेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर किसी क्रिया में फास्फेट रिलीज हो रहा है, फास्फेटिक कंपाउंड से क्या बन रहा है? सिंपल कंपाउंड बन रहा है, और फास्फेट उससे निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो उसमें क्या बन जाएगा? वापस एडीपी से एटीपी बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडीपी से एटीपी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि फास्फेट बाहर निकल रहा है। तो एडीपी था, डाइफास्फेट था, एक फास्फेट और मिलकर ट्राइफास्फेट, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। ये एडेनोसिन डाइफास्फेट से एडेनोसिन ट्राइफास्फेट में बदल जाएगा। इन दोनों जो प्रक्रिया में जो एंजाइम यूज होता है उसको बोला जाता है काइनेज एंजाइम। काइनेज एंजाइम, ये आपको याद रखना है। काइनेज एंजाइम, इसका नाम आपको याद रखना है। एंजाइम इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि बीच में अभी यूज होगा तो मैं वहां बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, बार बार वहां अलग से बताना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर किसी प्रक्रिया में फास्फेट का यूज होता है, सिंपल कंपाउंड से फास्फेटिक कंपाउंड बनता है, तो फास्फेट आएगा कहां से? अब यूज हो रहा है तो फास्फेट आना चाहिए ना, कहां से आएगा? एटीपी से। ये क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफास्फेट होता है। तो यहां से क्या बन जाएगा? एडीपी, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। फिर उसी तरह किसी प्रक्रिया से फास्फेटिक कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में टूटता है, तो उससे फास्फेट रिलीज होता है। तो जो फास्फेट रिलीज होगा वो एटीपी में मिलेगा, तो ये एटीपी वापस बना लेगा। इन सब दोनों प्रक्रिया में जो एंजाइम यूज होगा उसको काइनेज एंजाइम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? काइनेज एंजाइम बोलते हैं। उसी तरह यहां समझाता हूं, उसी तरह हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन किसी प्रक्रिया में अगर हाइड्रोजन का यूज हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। हाइड्रोजन का यूज हो रहा है, तो हाइड्रोजन आएगा कहां से? ये आएगा NaDH2 से। हाइड्रोजन का यूज हो जाएगा तो क्या बचेगा? NAD, क्योंकि हाइड्रोजन का यूज तो हो गया तो NAD बचेगा। इसमें जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये आपको याद रखना है। इसी तरह किसी प्रक्रिया में अगर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा? NAD से क्या बन जाएगा? NADH2 बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो इसमें आके मिलेगा, तो इससे NADH2 बन जाएगा। इसको बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा? डिहाइड्रोजिनेज,
डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा। ये आपको याद रखना है, ये बेसिक चीजें आपको याद रखना है। आप इसको नोट डाउन कर लेना, तब तक मैं ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को बढ़ाता हूँ। एक एंजाइम होता है आइसोमेरेज, आइसोमेरेज एंजाइम, इसका भी यूज होगा, इसके बारे में बता देता हूँ। आइसोमेरेज, आइसोमेरेज एंजाइम, आइसोमेरेज एंजाइम। देखिए आइसोमेरेज एंजाइम किससे बना? आइसोमर से। आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर के बारे में बता देता हूँ। आइसोमर, आइसोमर क्या होते हैं? दो ऐसे प्रोडक्ट जिनका इंपेरिकल फॉर्मूला एक केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। आप इसको ध्यान से समझें। आइसोमर क्या होता है? दो ऐसे प्रोडक्ट जिनका इंपेरिकल फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, उनको बोला जाता है आइसोमर। उनको बोला जाता है आइसोमर। जिनका केमिकल फॉर्मूला या इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होता है उसको बोला जाता है आइसोमर। इसके एग्जांपल से देख लेते हैं। लेकिन इनका अरेंजमेंट जो है डिफरेंट होता है। इनका केमिकल फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इनका अरेंजमेंट जो होता है आइसोमर का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एग्जांपल से देख लेते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसका भी क्या होता है? C6H12O6। इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है, तो ये एक दूसरे के ग्लूकोज फ्रक्टोज एक दूसरे क्या है? आइसोमर है। एक दूसरे के क्या? आइसोमर है। ग्लूकोज फ्रक्टोज में भी कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है। कैसे कन्वर्ट होता है? क्योंकि आइसोमर में क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है, बस इनका अरेंजमेंट तो डिफरेंट करना है। अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदलेगा तो अरेंजमेंट अलग हो जाएगा, फ्रक्टोज ग्लूकोज में बदलेगा तो अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। इतना आप समझ लीजिए। अब अपन स्टार्ट करेंगे इसको, ग्लाइकोलाइसिस को। ये बेसिक चीज हो गई, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया और नहीं किया और वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लेना। अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस को। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को समझेंगे। आप इसको अच्छे से समझना, एक बार में समझना है तो वीडियो को 2 बार देखना, इसको समझना। यहां से क्वेश्चन आते हैं, ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या किया आपने? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया, एक मॉलिक्यूल को एक एम से लिख रहा हूं, एक अणु लिया। कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब ये किस में बदलेगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाएगा, फास्फेट में बदल जाएगा। अब यहां पे फास्फेट आए कहां से? अपन तो ग्लूकोज के 6 कार्बन लिए थे, तो अब फास्फेट आया कहां से? इसका मतलब ग्लूकोज 6 फास्फेट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 6 फास्फेट है, फास्फेट एक ही है। बस जो ये फास्फेट जुड़ा है ये ग्लूकोज के 6वें नंबर के कार्बन होता है, 6वां जो कार्बन है उस पे आके जुड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट का कतई मतलब ये नहीं है कि ये 6 फास्फेट है, एक ही फास्फेट है, लेकिन ये ग्लूकोज के 6वें नंबर के कार्बन पे आके जुड़ा है, इसलिए इसको ग्लूकोज 6 फास्फेट लिखा। अब फास्फेट आया कहां से? कहां से आएगा भाई? एक ही जगह से आ सकता है। किससे? एटीपी से। एटीपी से आ गया, एटीपी किस में बदल जाएगा? एडीपी में। ठीक है, एटीपी एडीपी में बदल जाएगा क्योंकि एक फास्फेट यहां आ गया, तो एटीपी से आया फास्फेट, पहले ही एक एटीपी खर्च हो गया, यहाँ पे एक एटीपी का यूज हो गया, एटीपी एडीपी में बदल गया, एक एटीपी का यूज हो गया। पहले ही बनाने चले थे क्या? एटीपी, लेकिन क्या शुरुआत कहां से हुई? खर्च होने से। शुरुआत कहां से हुई? ग्लाइकोलाइसिस की खर्च होने से। बनेंगे कुछ भी अच्छी चीज करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, उसी तरह ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो एक एटीपी का इन्वेस्टमेंट हो गया, एक एटीपी खर्च हो गया, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया था एटीपी से एडीपी बनता है, कौन सा एंजाइम होता है? काइनेज एंजाइम। काइनेज एंजाइम, काइनेज एंजाइम होता है, ये याद रखना। एटीपी से एडीपी में बदलता है तो काइनेज एंजाइम होता है। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदला तो कौन सा एंजाइम ने काम किया? काइनेज ने। अब ग्लूकोज के 6 कार्बन है तो इसको हेक्सोकाइनेज बोल देंगे, हेक्सोकाइनेज, ये आपको याद रखना, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में बदलेगा? फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। किस में बदलेगा? फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदला। यहां पे भी 6 कार्बन है, यहां पे भी 6 कार्बन है, वही एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल को एक एम से लिख रहा हूं, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, ये कुछ चेंज हुआ, मॉलिक्यूल भी एक, शुरू में भी एक था, यहाँ भी एक है, कार्बन भी 6 है। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज का ही आइसोमर है fructose, तो ये फ्रक्टोज मिल गया। अब यहां से क्या होता है? यहां से क्या है?
अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में बदले, फ्रक्टोज 6 फास्फेट किस में बदलेगा, ये बदलेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट। अब फास्फेट से 2 फास्फेट में बदल गया, तो यहां पे क्या हुआ, कैसे बदलेगा, ये भी एटीपी के द्वारा बदलेगा, क्योंकि फास्फेट सिर्फ एटीपी से बनता है। एटीपी का एक एटीपी का यूज यहाँ हो गया, तो एटीपी बन गया, 2 एटीपी का यूज हो गया, एक एटीपी यहाँ खर्च हो गई, एक एटीपी यहाँ खर्च हो गई, 2 एटीपी का यूज हो गया, तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट बन गया। ये भी 6 कार्बन वाला, इसमें 6 कार्बन है और 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1 मॉलिक्यूल है और 6 कार्बन है, ये आपको याद रखना है। अब ये काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, काइनेज। लेकिन फ्रक्टोज बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, फास्फो, यहाँ पे बाइफास्फेट भी बन रहा है, तो फास्फोफ्रक्टोज काइनेज, फास्फोफ्रक्टोज इंपॉर्टेंट है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। कौन सा एंजाइम काम कर रहा है यहाँ पे, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्यों कर रहा है, क्योंकि एटीपी से एडीपी में बदल रहा है, तो काइनेज एंजाइम तो होगा। अब बाइफास्फेट बन रहा है और फ्रक्टोज बन रहा है, तो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो बाइफास्फेट है, ये जो कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, बाइफास्फेट है, ये कन्वर्ट होगा 2 में टूट जाएगा। 6 कार्बन वाला 3 कार्बन वाले 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो बनेगा DHAP, ये कितने कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला DHP। एक बनेगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट, क्या बन गया, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट, ठीक है। अब ये भी 3 कार्बन वाला है, ये भी 3 कार्बन वाला है, दोनों ही 3 कार्बन, क्योंकि यहाँ 6 कार्बन थे, तो ये 3 कार्बन और 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बन गए। कौन कौन से, DHAP और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब जो DHAP बना है, इसका फुल फॉर्म क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफास्फेट, यहां लिख देता हूं, डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफास्फेट, DHP का फुल फॉर्म। अब ये क्या है, दोनों के आइसोमर है, क्या है, आइसोमर है दोनों, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, ये आइसोमर है। आइसोमर के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। तो यहाँ पे कौन सा, ये DHP किसमें बदल देता है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट में, और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट DHP में बदल सकता है। तो यहाँ पे कौन सा आइसोमरेज एंजाइम काम कर रहा है, आइसोमरेज, ये दोनों को आइसोमरेज एंजाइम। यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, आइसोमरेज। अब ये 3 कार्बन वाला, इसलिए ट्राई आइसोमरेज, आपको याद रखना है कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, ट्राई आइसोमरेज, ठीक है। अब ये जो प्रक्रिया है, ये इसको ग्लाइकोलाइसिस को आगे नहीं बढ़ा सकती। यहां जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट बना है, इसके द्वारा अपन ग्लाइकोलाइसिस को आगे बढ़ाएंगे। तो अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो DHP किसमें बदल जाएगा, ट्राई आइसोमरेज की उपस्थिति, एंजाइम की उपस्थिति में ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट में, किसमें बदल जाएगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो ये बदलेगा, यहाँ पे इसका क्या था, एक मॉलिक्यूल था, इसका भी एक मॉलिक्यूल था। यहाँ पे ये इसमें चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, किसके, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट के, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ये भी 3 कार्बन वाले होंगे, 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल क्यों बन जाएंगे, एक मॉलिक्यूल तो ये था और एक मॉलिक्यूल DHP था, ये ट्राई आइसोमरेज की उपस्थिति में ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट में बदल गया। तो यहाँ पे अपन को क्या प्राप्त हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट के प्राप्त हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट है, ये किस में बदलेगा, ये बदलेगा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं उसको। ये अब जो बदलेगा, ये बदलेगा 1,3 बाइफास्फेट ग्लाइसरेट, 1,3 बाइफास्फेट ग्लिसरेट 1,3 बाइफास्फेट ग्लिसरेट में किस में बदल जाएगा, ये जो
तीन कार्बन वाले दो मॉलिक्यूल बने थे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के, ये किसमें बदल जाएंगे 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरॉल, 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरॉल में बदल जाएंगे। यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड था तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ग्लिसरॉल बन गया। अब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो डिहाइड्रोजनेज होगा। डिहाइड्रोजनेज में क्या होगा, NAD से किसमें कन्वर्ट होगा, NADH2 में, DH2 में, NADH2 में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, डिहाइड्रोजिनेज। इसलिए मैंने आपको पहले बता था डिहाइड्रोजिनेज क्यों काम कर रहा है। डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे समझिए, एक मोलिक्यूल था, अपन ने दो मोलिक्यूल बना लिए, तो यहाँ पे दो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के दो मोलिक्यूल हो गए और इनमें 3 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या बना 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट बना ग्लिसरॉल्डिहाइड की जगह, तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो क्या बना 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट। NADA से NADH2 में बदलेगा तब जाके यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो इसमें डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करा। कौन सा एंजाइम ने काम किया, डिहाइड्रोजिनेज ने। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये 1,3 बाइफॉस्फेट से किस में बदलेगा, वापस से 3 फास्फोग्लिसरेट में, 3 फास्फोग्लिसरेट में। इसमें कुछ चेंज हुआ, ग्लिसरेट में नहीं हुआ, किस में चेंज हुआ, 2 फास्फेट थे 1 फास्फेट में बदल गया। तो 2 फास्फेट से 1 फास्फेट में बदल गया, मतलब ADP से क्या बन गया, ATP बन गया, एक ATP बन गया, ADP से ATP बन गया। तो ये इसमें कौन सा एंजाइम काम करेगा, काइनेज एंजाइम। मैंने आपको बताया था ADP से ATP बने या ATP से ADP बने, कौन सा एंजाइम काम करेगा, काइनेज एंजाइम काम करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल थे तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके भी 3 फास्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल अपने पास बन गए, ठीक है। अब 3 फास्फोरेट से अब क्या होता है, म्यूटेज एंजाइम होता है, उसके द्वारा क्या बनता है, 2 फास्फोग्लिसरिक बनता है, 2 फास्फोग्लिसरिक, 2 फास्फोग्लिसरिक बनता है। इसमें भी 2 मॉलिक्यूल होते हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल होते हैं, किसमें, म्यूटेज एंजाइम में, म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में। कौन सा एंजाइम काम करता है वहां पे, म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बनते हैं, ठीक है। म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बन गया, 3 फास्फोग्लिसरेट से 2 फास्फोग्लिसरेट बन गया, किसके एंजाइम की उपस्थिति में, म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में। इसके भी 2 मॉलिक्यूल बने। अब यहां से क्या होता है, तो फास्फोग्लिसरिक से क्या बनता है, फास्फोइनोल पाइरुवेट, इससे बनता है फास्फोइनोल पाइरुवेट, फास्फोइनोल पाइरुवेट, फास्फेनोल पाइरुवेट क्या बनता है, फास्फेनोल पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इसको बोला जाता है पीईपी भी बोला जाता है, फास्फेनोल पाइरुवेट को क्या बोला जाता है, पीईपी। इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए, यहाँ पे क्या बन गए, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गए। अब इसमें क्या होता है, फास्फेनोल पाइरुवेट बनता है, जो यहाँ से क्या रिमूव होता है, जल, वाटर का रिमूव होता है, वाटर का रिमूव होता है। ये याद रखना, वाटर का रिमूव कहाँ होता है, जब 2 फास्फोग्लिसरेट से फास्फोइनोल पाइरुवेट एसिड बनता है तब वाटर का रिमूव होता है, वाटर वहां से बाहर होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड से क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे बनता है आगे जाके, इससे बनता है अपना पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड क्या बन गया, यहाँ पे पाइरुविक एसिड बन गया। 3 कार्बन वाला है, इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए, पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन गए। यहाँ पे 2 ATP और 2 ATP का निर्माण होता है। कौन सा एंजाइम काम करता है यहाँ पे एनालेज, फास्फेनोल पाइरुवेट, तो एनालेज एंजाइम काम करता है, ठीक है। अब ये फास्फेनोल पाइरुवेट से क्या बन गया, पाइरुविक एसिड बन गया, 3 कार्बन वाला 2 मॉलिक्यूल बन गया। तो यहां से 2 ATP, यहाँ 2 ATP और 2 ADP का निर्माण होता है, 2 ATP और 2 ADP का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब टोटल आउटपुट कितना निकला, इससे टोटल आउटपुट कितना निकला, इससे टोटल आउटपुट क्या क्या निकला, पाइरुविक एसिड बनने से ग्लाइकोलाइसिस में टोटल आउटपुट क्या क्या निकला। 2 मॉलिक्यूल तो अपने निकले जल के, यहां लिख देता हूं आउटपुट क्या क्या निकला, 2 मॉलिक्यूल तो अपने बन गए जल के, 2 मॉलिक्यूल जल के 2 बन गए NADH2,
NaDH2, 2 बन गए NaDH2 और 4 ATP बने, 4 ATP बने, ATP, जिसमें 2 ATP यूज हो गए। तो नेट गेन कितना हो गया? 2 ATP का। आपसे पूछा जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP बनते हैं, तो बनते 4 है, लेकिन नेट गेन कितने हैं? 2। नेट गेन 2 का अपन को लाभ हुआ, 2 तो उसमें यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, ठीक है। तो अपन को लाभ कितना हुआ? 2 का, एक ATP यहाँ बन गया, ठीक है। तो अपन को तो लाभ कितना हुआ? 2 ATP का लाभ हुआ। ये आपको याद रखना है। ये ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रक्रिया है। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके या फिर पर्सनल मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है। मैं एक बार और समझा दूंगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब तक एक बार और समझा दूंगा आपको, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नीचे वाला आपको दिख नहीं रहा है, अब दिख जाएगा। ऊपर से आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नीचे वाला दिख जाएगा। नीचे लिखा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है सेम, ठीक है। 3 कार्बन वाला है और 2 मॉलिक्यूल बने हैं उसके, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पहले 1 मॉलिक्यूल था, 1 से 2 मॉलिक्यूल बन गया, क्योंकि DHAP कन्वर्ट हो गया किसमें? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। मैं अब आपको एक बार और समझाता हूँ पूरी शुरू से। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसने की थी? एमडर वेयरहॉफ फार्नास ने। तो इसको इसलिए इसको बोलते हैं EMP पथवे। क्या बोला जाता है? EMP पथवे बोला जाता है, ठीक है। अब अपने ग्लूकोज का एक अणु लिया, एक एम का मतलब मॉलिक्यूल, एक अणु लिया ग्लूकोज का। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते? 6 कार्बन। 6 कार्बन होते थे। ग्लूकोज से किसमें बना? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। अब फॉस्फेट आने के लिए मैंने आपको बताया था, फॉस्फेट अगर किसी चीज में आता है तो कहां से आएगा? ATP से। तो ATP से ADP का यूज हो गया, तो मतलब एक ATP का यहाँ पे खर्च हो गया, एक ATP यहाँ पे खर्च हो गया। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन गया, 6 कार्बन वाला है, एक मॉलिक्यूल है। फिर नीचे दूसरा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। क्या बना? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। क्या बना? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना। अब जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना है, ये भी एक मॉलिक्यूल बना है और 6 कार्बन वाला है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? आइसोमरेज एंजाइम लिख लेना है। आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किस में बदल गया? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। अब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के किस में बदल गया? फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में। फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। अब इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ 6 का मतलब ये नहीं कि 6 फॉस्फेट है, फॉस्फेट एक है, लेकिन ग्लूकोज के 6वें कार्बन पे अटैच है, इसलिए 6वें कार्बन पे अटैच है, इसलिए ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बोला। और यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, मतलब एक तो फ्रक्टोज के 6वें कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है, दूसरा फ्रक्टोज के फर्स्ट नंबर के कार्बन पे अटैच है, इसलिए 1,6-बाइफॉस्फेट। ये इसमें कौन सा एंजाइम कार्य करेगा? जब यहाँ पे भी एक ATP से फॉस्फेट, एक फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट बना, तो किसका यूज होगा? ATP का। तो ATP से ATP बन गया, तो 2 ATP अपने यहाँ खर्च होगी। ये याद रखना, अपनी 2 ATP यहाँ तक खर्च हो चुकी है, ठीक है। अब कौन सा एंजाइम कार्य करेगा? ATP से ATP में बनना, ये ADP से ATP बनना। कौन सा एंजाइम की उपस्थिति में होता है? ये सब होता है कौन से एंजाइम में? काइनेज के एंजाइम में। अब फ्रक्टोज बन रहा है तो फास्फोफ्रक्टोज, बाइफॉस्फेट बनाया ना बाय, तो फास्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। अब बाइफॉस्फेट का दो में टूट गया, किसमें? DHAP में। DHAP का फुल फॉर्म क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफॉस्फेट। और दूसरा बना है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये 3 कार्बन वाला है, एक मॉलिक्यूल, ये भी 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल। टोटल कार्बन कितने? 6। 3 कार्बन यहाँ हो गए, 3 कार्बन यहाँ हो गए, तो 6 कार्बन हो गए। अब ये दोनों है DHAP और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, एक दूसरे के क्या है? आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एग्जांपल्स हैं। आइसोमर एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। आइसोमर ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो सकता है, केवल उसका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। तो ये जो अपन को क्या चाहिए? अब इससे तो प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस के आगे नहीं बढ़ेगी, अपन को क्या चाहिए? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट चाहिए। तो यहां से इसको कन्वर्ट किया ट्राई आइसोमरेज। जब आइसोमर एक दूसरे कन्वर्ट होते हैं तो वो कौन से एंजाइम होता है? ट्राई, ये 3 है, 3 कार्बन वाला, इसलिए ट्राई आइसोमरेज एंजाइम। तो उसकी उपस्थिति में किस में बदल गया? DHP ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पे क्या हो गया? ग्लिसरॉल्डिहाइड का 3-फॉस्फेट, यही लिखा है। इसके 2 मॉलिक्यूल हो गए, दोनों ही 3 कार्बन वाले, ठीक है। यहां तक की प्रक्रिया समझ आई। इसके बाद में अब क्या हुआ? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट किसमें बदल गया? 1,3-बाइफॉस्फेट ग्लिसरॉल्ड। यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड था, हाइड था मतलब हाइड्रोजन था, तो यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, तो किसमें बदल गया? 1,3-बाइफॉस्फेट ग्लिसरॉल्ड में। ग्लिसरॉल्ड में बदल गया, मतलब हाइड्रोजन हटेगा, तो कौन से हाइड्रोजन किससे हटेगा? NADH से NADH2 में। हाइड्रोजन हटने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन के हटने के लिए, हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए NADH से क्या बनेगा? NADH2 बनेगा। NADH से NADH2 बनेगा।
और ये कितने बनेंगे यहाँ पे, NaDH2 दो बनेंगे। क्यों बनेंगे दो, क्योंकि दो मॉलिक्यूल थे तो दो ही बनेंगे, दो NaDH2 बनेंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट से दो मॉलिक्यूल हो गए, दो मॉलिक्यूल हो गए, तो अब इससे क्या बनेगा, 3 फास्फोग्लिसरेट, 3 फास्फोग्लिसरेट। दो फास्फेट थे तो एक फास्फेट का यूज हो गया, तो एक फास्फेट रह गया, बाई मतलब दो, तो एक रह गया। तो एडीपी से वापस क्या बन गया, एटीपी। दो मॉलिक्यूल थे इसलिए दो एडीपी से दो एटीपी बन गए, तो अपने को दो एटीपी का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अभी तक दो एटीपी यहाँ यूज हुए थे, दो एटीपी यहाँ मिले, तो दोनों बराबर हो गए, मतलब जीरो हो गए। यहाँ तक की प्रक्रिया में अपने को एटीपी का प्रॉफिट बिल्कुल नहीं हुआ, जीरो हो गए। दो एटीपी यहाँ यूज हो गए, एक यहाँ और एक यहाँ, और तो यहाँ दो एटीपी बन गए, तो बराबर हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 फास्फोग्लिसरेट बना, दो मॉलिक्यूल वाला। म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फास्फेट ग्लिसरेट था, ये 2 फास्फोग्लिसरेट में बदल गया, दो मॉलिक्यूल वाला। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 फास्फोग्लिसरेट से क्या बनता है, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बनता है। दो फास्फोग्लिसरेट से क्या बनता है, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, पीईपी बोलते हैं, दो मॉलिक्यूल वाला। इसमें क्या होता है, एनालॉज एंजाइम होता है, इनोल एनालॉज एंजाइम काम करता है, एनालॉज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि दो फास्फोग्लिसरेट से फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में बदलने पर H2O, दो मॉलिक्यूल थे तो दो मॉलिक्यूल जल के रिलीज होते हैं, दो मॉलिक्यूल किसके, जल के रिलीज होते हैं, ये आपको याद रखना है, दो मॉलिक्यूल जल के प्राप्त होते हैं। तो फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बन गया। अब फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बनता है जिससे, अब इससे क्या बनाना है, पायरुविक एसिड बनाना है। ग्लाइकोलाइसिस में मैंने रेस्पिरेशन पढ़ाया था, तो वहां पे क्या बना था, पायरुविक एसिड। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद में पायरुविक एसिड बना था, अपन ने वहां पे बेसिक देखा था सीधा, ठीक है। अब ये जो क्रिया है कहां पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से क्या बन गया, पायरुविक एसिड। क्यों बना, तो यहाँ पे दो एटीपी का निर्माण हुआ, दो एटीपी का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, दो एडीपी से, दो एडीपी से, दो एडीपी से क्या बने, दो एटीपी बने, दो एटीपी बने। यही दो एटीपी जिनका अपन को गेन हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ, क्योंकि दो यहां बने थे, दो यहां यूज हुए थे, दो यहां पे बने थे, वो बराबर हो गए। ये दो एटीपी का अपन को प्रॉफिट हुआ। क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया, पायरुविक एसिड बन गया। अब अपने टोटल आउटपुट देख लिया, दो मॉलिक्यूल तो जल के यहां बन गए, ठीक है। दो NaDH2 बन गया यहाँ पे, ठीक है, ये भी हो गया। 4 एटीपी टोटल बने, दो यहाँ बने, दो यहाँ बने, ठीक है। यूज कितने हो गए, एक यहाँ और एक यहाँ, दो एटीपी यूज हो गए, 4 टोटल बने, तो दो एटीपी का नेट गेन हुआ। आपसे यही पूछा जाता है ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी का गेन हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ, दो एटीपी, टोटल कितने बने, 4। ये मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस पूरा समझा दिया। उसके बाद में अपन आगे क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है फ्रेंड्स। कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।